बन जाएगी, सारा कुछ मटेरियल मूल में बदल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा स्टीव स्टेट थ्योरी नहीं मानती। इस थ्योरी के जनक है प्रोफेसर हायल। गोल्ड और बॉन्डी 1948 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और प्रोफेसर हायल के साथ भारत के डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने काम किया। और जहां तक मेरा ध्यान है, इन चार वैज्ञानिकों के अलावा विश्व में और कोई वैज्ञानिक शायद इस सिद्धांत को बहुत महत्व नहीं देता। तब सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो मानी जा रही है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी इतनी प्रचलित हो गई कि वेद के कई रिसर्च स्कॉलरों को मैंने देखा कि वेद में से बिग बैंग थ्योरी सिद्ध करते हैं। ऐसे मंत्र लाते हैं जिनका अर्थ ये होता है कि बिग बैंग हुआ। तो हम पहले विचार करते हैं कि बिग बैंग क्या है। मेरी मान्यता है कि वेद में बिग बैंग की चर्चा नहीं है। जिस रूप में बिग बैंग आज माना जाता है वह कभी हुआ ही नहीं। हाँ, दूसरा विस्फोट जरूर हुए हैं, इसको वैदिक सिद्धांत वैदिक विज्ञान भी मानता है, लेकिन विस्फोट मूल अवस्था है, बेसिक अवस्था है, ऐसा हम नहीं मानते। और जिस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी का स्वरूप बदला जाता है वो भी आपत्तिजनक है। जैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने अपने पेपर में लिखा कि बिग बैंग थ्योरी 0 वॉल्यूम में इनफाइनाइट मास और एनर्जी मानती है। बाद में एक साइंटिस्ट ने हमसे पूछा था कि ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि 0 हम मानते हैं। ये तो मैंने इस बात को देखा अपनी पुस्तक में, जब पुस्तक लिखी मैंने ये लिखा और मन से लिखा था। मन से लिखा था, अनुमान से लिखा था कि साइंस अगर बिग बैंग मानती है तो 0 वॉल्यूम ही माननी पड़ेगी उसे, और इनफाइनाइट एनर्जी तो मानती है। हालांकि अधिकांश में वैज्ञानिक और पुस्तकों में इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग न करके एक्सट्रीम शब्द का प्रयोग है। अभी सितंबर शायद 25 को नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को मिला और इसी विषय पर मिला, जिससे वो बिग बैंग का संबंध जोड़ते हैं। उन्होंने एक रेडिएशन देखा सारे ब्रह्मांड में जिसका टेम्परेचर 1.7 डिग्री केल्विन था, जिसको वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से तुलना करते हैं। और ये सारा रेडिएशन उन वैज्ञानिकों ने सारे ब्रह्मांड में पाया। ये कोई नई खोज नहीं थी। 1965 में पेनाजीज ने यही रिसर्च किया था और इस रिसर्च के आधार पर वो बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि करते हैं। उनका मानना है कि जिस समय विस्फोट हुआ था उस समय जो वहां से तरंगें निकली थी वो इतनी ठंडी हो गई कि वो ताप इस समय मिलता है। तो बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत कहां से होती है? 1920 में एडविन हबल अमेरिका के भौतिक शास्त्री प्रयोग कर रहे थे। देख रहे तो उन्हें अनुभव हुआ कि गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर भाग रही है। गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर भाग रही और हबल ने देखा कि गैलेक्सी दूर भाग रही है। जैसे एक गैलेक्सी ये है और दूसरी गैलेक्सी ये है, तीसरी ये है, तो उन्होंने देखा कि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है और इनकी स्पीड और इस गैलेक्सी की दूसरी स्पीड इधर ये है। 2 वे काम कर रहे हैं, V1 और V2 इसी प्रकार की है। और ये उन्होंने ये देखा कि ये सारी गैलेक्सी इसी प्रकार जा रही हैं और जितना जितना इस गैलेक्सी के बीच में ये d बढ़ेगा उतना ही V1 भी बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने अनुमान लगाया। 1929 में उन्होंने लिखा तो ये बताया कि ये सारी गैलेक्सी एक जगह से दौड़ रही। जैसे मान लीजिए कोई भीड़ में एक विस्फोट हो जाए तो सारी भीड़ जहां भी जिस दिशा में उसको स्थान मिलता है वो भागता है और वो खाली हो जाता है।
कई ऐसे लोग भाग रहे हो तो कोई अनुमान लगाए कि ये कहीं एक जगह इकट्ठे थे, जो वहां कुछ हुआ है जिसके कारण ये सब दूर भाग रहे हैं। तो एडविन हबल के इस रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि सबसे पहले ये सारा मटेरियल ब्रह्मांड का जिससे भी बना है वो शून्य में समाया था, जीरो वॉल्यूम। ये मैंने पॉइंट है, जीरो वॉल्यूम मीन्स जीरो, ओनली जीरो। जीरो वॉल्यूम का अर्थ कम नहीं है। अब जब हम पूछते हैं जीरो वॉल्यूम होता क्या है, जीरो वॉल्यूम मीन्स नो स्पेस। नो स्पेस तो मैटर कहां था, मैटर किस में भरा था? मैटर के लिए स्पेस नहीं चाहिए। आज मैं अभी भावा में गया था, डॉक्टर आभास मित्रा जी से, डॉक्टर जगदीश जी व्यास से मेरी चर्चा हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है, क्या फोटोन के लिए स्पेस चाहिए? क्वांटाज, जो लाइट के क्वांटाज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वांटाज है फोटोन, क्या उनके लिए स्पेस चाहिए? डॉक्टर व्यास जी का कहना था कि फोटोन का वॉल्यूम नहीं होता, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, पहले शेप नहीं होता। मैंने कहा शेप नहीं होता, शेप तो एयर का भी नहीं होता, पर एयर को वॉल्यूम चाहिए, उसका वॉल्यूम होता है, और जिसका वॉल्यूम होता है उसी को स्पेस चाहिए, और जिसका वॉल्यूम होता नहीं उसको स्पेस नहीं चाहिए। तो डॉक्टर मित्रा जी से भी मैंने प्रश्न किया, क्या फोटोन का स्पेस, फोटोन को स्पेस चाहिए? उन्होंने कहा फोटोन को स्पेस चाहिए, स्पेस सबके लिए चाहिए, चाहे कोई भी कण है, कोई भी पार्टिकल, उसको स्पेस चाहिए। तो जब बिग बैंग थ्योरी में सब जीरो में था, स्पेस नहीं था, तो मटेरियल उसमें कैसे भरा था? स्पेस जीरो और मटेरियल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मास और इनफाइनाइट एनर्जी और वॉल्यूम जीरो। जीरो वॉल्यूम में इनफाइनाइट मास कैसे समाया? और दूसरा यह भी प्रश्न है कि जो पार्टिकल जितना फंडामेंटल होता है, जितना छोटा होता है, जितना वॉल्यूम जिसका कम होता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, और जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जाता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। पर अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए एनर्जी होती है, उससे बड़ा जो बल होता है, फोर्स होता है, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। और न्यूक्लियनों को जोड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए जो फोर्स होता है, उससे भी बड़ा फोर्स क्वार्क को जोड़ने के लिए ग्लूऑन्स के द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा साइंस मानता है। ग्लूऑन्स है, क्वार्क है, इस पर हमें शंका है, और हमने शंका को प्रश्न में रखा भी, अपनी पुस्तक में लिखा भी है। साइंटिस्टों से भी चर्चा की कि क्वार्क मॉडल ऐसा लगता है ठीक नहीं है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, समय मिला तो इसमें। तो हमारा प्रश्न है कि जीरो वॉल्यूम में फोटोन एनर्जी का क्वांटा है, एनर्जी के लिए भी स्पेस चाहिए। अगर सपोज करो एनर्जी के लिए स्पेस नहीं चाहिए, कोई कहे कि एनर्जी के लिए स्पेस चाहिए ही नहीं, तो हमारा दूसरा प्रश्न यह है, क्या एनर्जी में मास नहीं होता? मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यह ठीक है, एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होती है, भी ठीक है, पर प्रश्न यह है कि क्या एनर्जी में मास होता ही नहीं? बिल्कुल। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहा है, त्वरण, तो उसका क्या होता है? उसका मास बढ़ता जाता है। जैसे जिसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन के विषय, इसका मतलब वेलोसिटी से मास बढ़ा है, तब वेलोसिटी में मास कहां से आया, एनर्जी में मास कहां से आया? और दूसरा हमारा प्रश्न यह था कि जब कोई भी, मान लीजिए यहां से एक फोटोन चल रहा है क्वांटा, और यहां करके कोई सूर्य आ गया, तो यह इसकी ओर झुक जाता है, ऐसे निकलता है। यह आइंस्टीन ने खोज की थी। इस पर ग्रेविटेशन का प्रभाव होता है, और जिस पर ग्रेविटेशन का प्रभाव होता है उसमें मास अवश्य होगा। अब उस मास की परिभाषा नहीं करें, क्या मास एनर्जी के रूप में होता है कि मास के रूप में होता है? मास कहते कि